गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू एनडी कॉमर्स क्लासेस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हमने यूजीसी नेट की क्लास स्टार्ट करी थी। अब हम काफ़ी जो है पढ़ चुके हैं। उसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था और उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी मैंने प्रोवाइड किए थे, जिसमें कुछ बच्चों ने उन एमसीक्यूज़ के आंसर भी दिए हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि कुछ बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और आज हम पढ़ने वाले हैं मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इसके साथ ही मैंने एमसीक्यू भी जो है उनके नोट्स भी बना लिए हैं, तो मैं एमसीक्यूज़ भी आपको प्रोवाइड करा दूँगी। देखते हैं फिर कितने बच्चों का आंसर आता है। तो चलिए पढ़ते हैं मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, मोनोपोली क्या है? मोनोपोली एक ऐसा मार्केट होता है। देखो, आपने नाइन्थ में या टेंथ में आपने पढ़ा होगा मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, है ना, आपने पढ़ा होगा ना। तो उसमें एक मोनो वर्ड आता था। तो ये जो मोनो वर्ड है वो होता है सिंगल किसी चीज़ को जो शो करता है। तो मोनोपोली में क्या होता है, सिर्फ एक ही सेलर होता है, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये किंग होता है, राइट, है ना, क्योंकि इसके अलावा कोई और सेल करने वाला ही नहीं है पूरे मार्केट में, और इसी की एक फर्म होती है। और हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसकी जो फर्म है वो खुद ही एक इंडस्ट्री है, क्योंकि ये अकेला उसका मालिक है जो सेलर है। और इसमें बायर्स बहुत सारे होते हैं, यानी सेलर एक अकेला और बायर्स बहुत सारे, तो इसको तो फ़ायदा ही फ़ायदा हो गया। और ये जो प्रोडक्ट बनाएगा ना, उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, मतलब उसके जैसा दिखने वाला या उसके जैसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। जैसे हम ये होता है ना कि दो प्रोडक्ट होते हैं आपस में, वो क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। जैसे कि कोका कोला हो गया, कोई दूसरी पेप्सी वगैरह होगी, तो हम एक की जगह दूसरे को यूज़ कर सकते हैं अगर एक का प्राइस बढ़ता है तो। लेकिन मोनोपोली में जिस तरह का प्रोडक्ट होता है उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं कि भाई अगर एक का प्राइस बढ़ गया तो दूसरा यूज़ कर ले, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। तो एक सेलर, बहुत सारे बायर्स, प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं, और बाकी सारे जो सेलर्स होंगे ना, उनकी एंट्री भी मार्केट में नहीं होने देते। जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन में मार्केट में कोई भी आ सकता था, है ना, और कोई भी मार्केट से जा सकता था, ऐसा होता था। लेकिन मोनोपोली में नहीं है, उसमें मार्केट पे पूरा का पूरा जो अधिकार है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस सेलर का होता है। ठीक है, समझ आई इतनी चीज़? ओके। ये इसकी फीचर्स है, वही चीज़ है जो मैंने अभी बताई है कि ओनली वन सेलर होता है मार्केट में, एक फर्म होती है और फर्म खुद ही एक इंडस्ट्री होती है। बायर्स, नंबर ऑफ़ बायर्स होते हैं, कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता प्रोडक्ट का, एंट्री मार्केट में नहीं कर सकते क्योंकि बैरियर्स होती है ना। प्राइस मेकर होती है फर्म, क्योंकि फर्म खुद ही एक इंडस्ट्री है, तो खुद ही तो प्राइस डिसाइड करेगी ना वो। और कंपटीशन भी नहीं होता क्योंकि अकेला सेलर है, किससे कंपटीशन करेगा वो। और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इसका मतलब है कि ये जो सेलर है वो अलग अलग बायर से अलग अलग पैसे वसूल सकता है ना, यानी प्राइस जो है उसमें विभेद, ऐसा बोलते हैं ना कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस, हाँ, तो वो वसूल सकता है। मोनोपोली का एग्जांपल है इंडियन रेलवे, क्योंकि इंडियन रेलवे का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है इंडिया में, अगर आपको पता हो तो, है ना। तो इस वजह से इंडियन रेलवे मोनोपोली का बेस्ट एग्जांपल है। अब इसमें देखो, इसमें डिमांड कर्व कैसे बनेगा, इक्विलिब्रियम अगर हमें देखना हो तो शॉर्ट रन में परफेक्ट कंपटीशन की ही तरह मोनोपोली में भी तीन तरह के होते हैं, जैसे कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि जब हम परफेक्ट कंपटीशन करते थे वहाँ पे डिमांड कर्व ऐसे बनता था, एक हॉरिजॉन्टल कर्व। लेकिन जो मोनोपोली होता है उसमें डिमांड कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, नीचे की तरफ झुका हुआ, राइट, ऐसे होता है, जिसमें एम आर और एम आर अलग अलग, ए आर और एम आर जो है वो अलग अलग होते हैं। जबकि परफेक्ट कंपटीशन में ए आर और एम आर सेम होते थे, है ना। और एम सी और ए सी वैसे ही बनेंगे जैसे बनाए जाते थे। फिर फर्स्ट हम चेक करेंगे एम आर और एम सी को कहाँ पे कट कर रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। फिर वहीं से जाती हुई एक लाइन ए सी और ए आर को कट करनी चाहिए। फिर दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है, अगर ए सी नीचे है ए आर ऊपर है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होंगे, ए सी अगर ए आर को बिल्कुल टच कर रही है तो नॉर्मल प्रॉफिट, और अगर ए सी ए आर से ऊपर होगी तो लॉस होगा। ये हम कर चुके हैं, यानी ए सी अगर लेस देन ए आर है तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। ठीक है, ओके। देखो, अब नॉर्मल प्रॉफिट में भी वही है, ये दोनों एम आर और ए आर डाउनवर्ड स्लोपिंग है अपनी, और फिर एम सी और एम आर देखना है कहाँ कट कर रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। फिर ए सी और ए आर देखना है कहाँ कट कर रहे हैं, अगर दोनों सेम पॉइंट पे है तो इसका मतलब दोनों इक्वल है, और इक्वल है मतलब कि नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे हैं। एक चीज़ और, अगर कोई पूछ ले कि भाई नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है फर्म को मोनोपोली की सिचुएशन में और शॉर्ट रन में, तो कंडीशंस दे दे, तो एक तो ये तो है ही कि ए सी ए आर इक्वल होगा, दूसरी कंडीशन ये भी है कि एम सी जो है वो ए सी के नीचे से होगी गुजरती है, मतलब कि ये हर एक में आएगी ये कंडीशन। मान लो अगर ये आ जाए तो ये भी ठीक होगी, ठीक है। अच्छा, लॉस देखो,
लॉस कब होगा? जब AC जो है वो AR से ज़्यादा, मतलब कि ऊपर होगी, है ना। बाकी सारा वही है जैसा हम बनाते थे, आपको आता है ये। अच्छा, एक चीज़ और, इसको याद करने का एक और तरीका है, मतलब इसको अच्छे से समझ आया हमारा कि देखो स्टार्टिंग में हमें हो रहे थे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, उसके बाद हमें हुए नॉर्मल प्रॉफिट, उसके बाद हमें हुए लॉस। तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट में हमने देखा कि AC जो था वो हमारा नीचे था और AR जो था वो हमारा ऊपर था, है ना। देखिए AR कुछ इस तरह से जा रहा था और AC कुछ इस तरह से था, तो AC नीचे था, AR ऊपर था, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि AC की हाइट छोटी थी और AR की हाइट बड़ी थी। तो उस टाइम हमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो रहे थे। नॉर्मल प्रॉफिट के टाइम AC ने अपनी हाइट बढ़ा ली और AR के पास आ गया, AR के सेम हाइट पे, तो हमें हुए नॉर्मल प्रॉफिट। और लॉस कब हुआ? जब ये AC जो है इसने अपनी हाइट इतनी बढ़ा ली कि AR बेचारा छोटा रह गया, ठीक है, तो उस टाइम में लॉस हुए। देखो AC की हाइट कितनी बढ़ गई और बेचारा AR तो सच में ही छोटा रह गया। समझ आ गया? ओके। अब लॉन्ग रन में अगर हम देखें तो परफेक्ट कंपटीशन में लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता था, लेकिन मोनोपोली के टाइम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ठीक है। और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट का फिर डायग्राम तो वैसा ही बनेगा जैसा नॉर्मली हम बनाते हैं। क्लियर? ओके। तो मोनोपोली से रिलेटेड कभी कभी ये दो चीज़ें भी पूछ ली जाती हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि देखो मोनोपोली में मैंने आपको एक चीज़ बताई, अगर आपको पता हो कि भाई मोनोपोली में मैंने बोला कि क्लोज वो नहीं होता, प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। जैसे कि चाय का सब्स्टिट्यूट होता है कॉफ़ी, चाय की जगह हम कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोनोपोली में तो एक ही प्रोडक्ट होगा और उसी प्रोडक्ट को वो सभी को बेचता है और इसके जैसा कोई दूसरा प्रोडक्ट नहीं होता। इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे दो प्रोडक्ट नहीं होते और क्रॉस इलास्टिसिटी जब हम निकालते हैं तो वहाँ पे दो प्रोडक्ट होने चाहिए ना, तभी हम क्रॉस इलास्टिसिटी निकाल सकते हैं। तो जब यहाँ पे दो प्रोडक्ट नहीं होते, तो अगर पूछ लिया जाए कि मोनोपोली में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होती है, तो आप लिखोगे 0 होती है। 0 क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे एक ही तरह का प्रोडक्ट होता है और उस प्रोडक्ट का क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता, और जब क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता तो उसकी क्रॉस इलास्टिसिटी हम नहीं निकाल सकते। इसीलिए मोनोपोली में क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है? 0 होती है। समझ आया? ओके। अब देखो एक चीज़ और, मोनोपोली जो है उसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है। जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में MCQ में एक क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने आपको MCQ जो प्रोवाइड कराए थे कि भाई डिमांड कर्व कैसा होता है, आपने लिख दिया हॉरिजॉन्टल लाइन। पूछ लिया कि परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व कैसा होता है, आपने बोला हॉरिजॉन्टल लाइन। मान लो क्वेश्चन आ जाए कि मोनोपोली में डिमांड कर्व कैसा होता है, तो वहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं लिखना, वहाँ पे लिखना है डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या लिखना है? डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होता है, ठीक है। ओके। अब हम पढ़ लेते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। जो हमारा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ना, वो मोनोपोली और परफेक्ट कंपटीशन दोनों से मिलके बना है, दोनों का एक तरह से कॉम्बिनेशन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसकी सारी की सारी फीचर्स इसके अंदर आ जाएंगी और इसकी भी सारी की सारी फीचर्स, नहीं, बल्कि कुछ इसके, ऐसा बोल सकते हैं कि कुछ इसके गुण इसके अंदर आ गए अच्छे वाले, और इसके भी कुछ अच्छे वाले गुण इसके अंदर आ गए। मतलब कि सारे गुण नहीं लिए, जो ठीक ठीक है वो गुण इसके अंदर आ गए, ऐसा हम बोल सकते हैं। देखो, एक तो इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं, बहुत सारे खरीदने वाले और बहुत सारे बेचने वाले। अब परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता था, हम सेम ही प्रोडक्ट बेचते थे, मतलब ऐसा नहीं होता था कि हम अलग अलग प्रोडक्ट बेचेंगे, है ना। और मोनोपोली में भी ऐसा ही होता था, लेकिन इसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन होता है। यानी कि मान लो कि आप कुछ भी बेच रहे हो, मान लो कि आप शैम्पू बेच रहे हो, ठीक है, तो प्रोडक्ट तो हो गया सेम, लेकिन उसका साइज़, कलर और उसकी फ्रेगरेंस वगैरह तो वो सब अलग अलग होगा, है ना। इसी तरह से आप सोप बेच रहे हो या फिर कुछ और बेच रहे हो, तो मतलब कि साइज़ में, कलर में, बाकी सब में चेंज आएगा। तो वो चीज़ें कहाँ होती है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। अच्छा, एक चीज़ और, जो जब हम कोई चीज़ लिखते हैं ना, कि जैसे सेम प्रोडक्ट हमने लिखा, तो उसको हम किस चीज़ से डिनोट करेंगे? होमोजीनियस। और जब कोई चीज़ डिफरेंट होती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हेट्रोजीनियस, ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि होमोजीनियस प्रोडक्ट किस में, कौन से कंपटीशन में होते हैं, तो परफेक्ट कंपटीशन में होते हैं, ठीक है, और मोनोपोली में भी होते हैं। लेकिन हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट किस में होते हैं? हेट्रोजीनियस प्रोडक्ट तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होते हैं। और परफेक्ट कंपटीशन में क्या बताया था कि फर्म कैसी होती है? प्राइस टेकर होती है, और मोनोपोली में प्राइस मेकर होती है। ओके। और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में तो प्राइस का कोई चक्कर ही नहीं है, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है इसमें, क्योंकि यहाँ पे प्राइस के बेस पे नहीं देखते फर्म वगैरह, वो अपनी बस प्रोडक्ट की क्वालिटी वगैरह और बाकी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। मतलब कि प्राइस से रिलेटेड कंपटीशन नहीं होता, प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी है और
उसमें क्या क्या फीचर्स है, तो उससे रिलेटेड होती है, ठीक है। इसमें भी आप एंट्री कर सकते हो मार्केट में, एग्जिट कर सकते हो जब आपका मन करे, फ्री है, कोई किसी तरह से बाउंडेशन नहीं है। और इसमें प्रोडक्ट की जो कॉस्ट होती है उस पर कंट्रोल, लिमिटेड कंट्रोल होता है, यानी कि ऐसा नहीं बोल सकते कि पूरा कंट्रोल है, फुली कंट्रोल नहीं होता, पार्शियल कंट्रोल होता है, आधा अधूरा कंट्रोल होता है प्राइस पे। और इसमें जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन में हमने पढ़ा था कि परफेक्ट नॉलेज होती है बायर्स को भी, सेलर्स को भी, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ऐसा नहीं होता, परफेक्ट नॉलेज नहीं होती उन्हें नहीं पता होता कि प्रोडक्ट का प्राइस कैसा होगा, किस फॉर्म का प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा होगा, है ना, तो उन्हें इम्परफेक्ट नॉलेज होती है, ठीक है, ओके। देन देखो एक्सेस कैपेसिटी, ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सा मार्केट होता है जिसमें एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है जिसमें एक्सेस कैपेसिटी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है ना कि बहुत सारी फर्म है और सब अपना अपना मतलब कि बढ़िया बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट बेच रही हैं, तो कोई फर्म तो ऐसी होगी ना जिसकी डिमांड कम होगी, जिसकी वजह से उसके पास जो सामान है वो बचा रहेगा अधिक मात्रा में, है ना, एक्सेस कैपेसिटी में। तो कई कई फर्म के पास सामान जो है वो एक्सेस कैपेसिटी में बचा रहता है ज़्यादा मात्रा में, और ऐसा किस में होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में होता है। नेक्स्ट है डिमांड कर्व, इसमें ज़्यादा इलास्टिक माना जाता है, और इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी हाईली इलास्टिक होती है, यानी ग्रेटर देन 1 बोलते हैं ना जिस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, वो होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं वो एक दूसरे से क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप कोई भी सोप का एग्जांपल ले लो या कोई भी शैम्पू का, तो 2-3 तरह की सोप होगी, जैसे लक्स होगी, है ना, एक मान लो कि लाइफ बॉय होगी, डेटोल होगी, तो मान लो अलग अलग है, तो एक की जगह हम दूसरा यूज़ कर सकते हैं ना, जैसे लाइफ बॉय की जगह डेटोल यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब एक दूसरे की क्लोज सब्स्टिट्यूट है, और क्लोज सब्स्टिट्यूट है तो फिर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हाईली इलास्टिक होगी ना, एक का प्राइस बढ़ा तो हम दूसरे को यूज़ कर लेंगे, ठीक है, समझ आ रही है ये चीज़। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में शॉर्ट रन में जैसे मोनोपोली में होता था ना, बिल्कुल वैसा ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट और लॉस होता है, लेकिन लॉन्ग रन में यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। इनके डायग्राम्स मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ, वही डायग्राम्स हैं, ठीक है, जैसे हम बनाते थे नॉर्मली। ये हमारा MR, ये हमारा AR, है ना, वही चीज़ जो हम कर रहे थे, MC AC, ये MC, फिर ये AC, अगर AC AR से नीचे जा रही है, ये AR था, ये MR था, तो AC अगर AR से नीचे जा रही है तो प्रॉफिट, AR के बिल्कुल टच करके जा रही है तो नॉर्मल प्रॉफिट, और ऊपर जा रही है तो लॉस। ये हम कर चुके हैं, तो ये डायग्राम मैंने दोबारा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि हम एक बार पढ़ चुके हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। टॉपिक नहीं आया तो एक बार पीछे से बैक करके वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, आपने पढ़ा है ना, मतलब कि आपने BCom में पढ़ा होगा, उससे पहले भी जिस बच्चे के पास इकोनॉमिक्स थी उसने ये पढ़ा होगा, पहले आप पढ़ चुके हो अपने ये, तो ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है ये, है ना। और इससे रिलेटेड जो MCQs हैं उनके नोट्स बन चुके हैं, तो वो भी मैं आपको जल्दी प्रोवाइड करा दूँगी, बट आपको आंसर करना होता है, और आंसर जो है वो 2-3 बच्चों के ही आए थे, तो अगर आप आंसर नहीं करोगे तो फिर मैं MCQs कैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ, है ना। तो आप आंसर करोगे तो फिर हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई चलो पढ़ रहे हैं, तो फिर हमें उनकी करनी चाहिए भी हेल्प वगैरह, है ना। तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच।